हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सबका बहुत अच्छे से जाए। आप ये सारे जो एम्स हैं, आपके सारे जो प्लान्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस जर्नी में जहां तक मेरा साथ बन सकेगा मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वहां तक हेल्प करूं। ऑल्सो थैंक यू फॉर योर लवली विशेस। मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे एंड मेरी ऑब्वियसली अनर्थ हिस्ट्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पे कई सारे विशेस आए थे, सो थैंक यू ऑल। ओके, सो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी। इसमें हमने कई सारे वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर और इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले के वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। उनकी लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पे दिख जाएगी, या फिर हमारे वीडियो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के पूरी प्लेलिस्ट को आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो सीरीज की पीडीएफ्स आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने गौरी के बारे में, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, हमने शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, इन सब के बारे में हमने बात कर रखी है। अब हमें बात करनी है रजिया, एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर, और किस तरीके से एक पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था जब रजिया रूलर बनी। रजिया से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहली और आखिरी विमेन रूलर मान सकते हैं, मुस्लिम विमेन रूलर जो पूरी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में एज ए रूलर हमें देखने को मिलती है। अगर इनका टाइम पीरियड की बात करें, जो ये पूरा टाइम पीरियड हम बात करने वाले हैं वो एक डिकेड के तौर पे है, 1236 से 1246 तक, राइट। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, हमें पता है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव और उनके दामाद थे। इल्तुतमिश एक रियल फाउंडर की तरह भी देखा जाता है, एंड रियल फाउंडर के साथ साथ एक वो रूलर जिसने पूरी तरह से कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करी थी एम्पायर को, और एक ट्रू फॉर्म पे एक सुल्तान की तरह अपने आप को आगे प्रेजेंट करने की भी कोशिश करी थी। हमें ये भी पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर रखी है कि उनकी टाइम पीरियड पे एक नई ग्रुप ऑफ नोबिलिटी आती है जिसे हम तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद, उससे पहले मतलब एक फाइन विल की तरह आप कह सकते हो, इल्तुतमिश ने बोला था कि मेरी बेटी, ऑब्वियसली जो रजिया थी, वो मुझे सक्सीड करेगी। बट क्योंकि ये एक औरत थी, एक लड़की थी, फीमेल थी, इसकी वजह से उतना सपोर्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से या फिर जो पुरानी नोबिलिटीज थी उनसे उनको नहीं मिला। और कहीं न कहीं इसी वजह से रुकनुद्दीन फिरोज जो उनके बेटे थे, उनको रुकनुद्दीन को बना दिया गया। अब यहाँ से ये पूरा हमें एक ये जो क्रक्स था, आई होप ये आपको बहुत बेटर वे में समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली अब जहाँ से ये पूरा फ्लो चलेगा, राइट। शमसुद्दीन के बाद हमें देखने में मिलता है कि 4 सक्सेसर्स आते हैं। पर जितने भी सक्सेसर्स आए उनमें से एक चीज तो हमें देखने को मिलती है, मतलब ये तब तक की बात करें जब तक बलबन नहीं आ जाते, राइट। वन ऑफ द प्रोमिनेंट नोबल्स अंडर तुर्कान एंड चहलगानी। अब होता क्या है, 4 सक्सेसर आते हैं, एक के बाद जो जो आते हैं वो आते हैं, क्राउन होता है उनका, देन उनका असैसिनेशन हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है। ये पूरा फेज जो था इल्तुतमिश के बाद से बलबन तक का, उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। नोबिलिटी अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक नोबल जिसके पास कहीं ना कहीं जमीनें ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है या लोगों का सपोर्ट ज्यादा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं ही रूलर बन जाऊं या मैं एक पपेट रूलर को स्टैब्लिश कर दूं। रुकनुद्दीन का स्टैब्लिशमेंट वैसे हुआ, रजिया की भी कहीं ना कहीं कोशिश वैसी ही की गई थी। और इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि एक पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड चलते जा रहा है। इस समय हमें ये भी देखने को मिलता है कि कॉन्स्टेंटली कई सारे जो तर्क्स थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। कुछ जो थे जिन्होंने ऑब्वियसली बोल दिया था कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसी वजह से इस टाइम पे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है उनके बीच में, जो कन्वर्टेड है इस्लाम में तख्त, और उनके बीच में जो नॉन कन्वर्टेड है। साथ साथ मुइजुद्दीन एंड गुज ट्राइब्स जो थे, टर्किश ट्राइब्स जो कि ट्रांस ओक्शियाना रीजन के थे, उनके बीच में भी हमें कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखने मिल रहा है, ब्लडशेड होते हुए देखने मिल रहा है। इसके अलावा हमें कई सारे और इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स देखने मिलते हैं, जिसमें एक आते हैं तजिक्स। तजिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये पर्शिया से बिलोंग करते थे, ईरान के रीजन से बिलोंग करते थे। पर बहुत से ट्रांसऑक्शियन एंड खुराशन रीजन के भी थे, अफगानिस्तान के रीजन के आसपास के रीजन के भी थे। और पर्शियंस जो थे यहाँ पे पहली बार एंटर करते हैं, एंड जो तर्क्स थे वहां पे उनको कहीं ना कहीं निकाल देते। अब तर्क्स जो थे वो एक वॉरियर तो अच्छे थे अनडाउटेडली, बट इनके जो एक आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, चीजों को कैसे संभालना है, राज्य को कैसे संभालना है, प्रशासनिक तौर पे वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट नहीं माने जाते। अब विद टाइम कई सारे जो तजिक्स थे उनको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा था।
तो तजिक्स क्या हुआ, धीरे धीरे जब हम देखते जाते हैं तो जो ईरानियंस थे ऑब्वियसली, वो अपना पावर कंसोलिडेशन करना शुरू करते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक हायर पोजीशन, जो हायर एक्लियंस जिनको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज में पोजीशंस बोलते हैं, वो वहां जाना शुरू करते हैं। अब उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल निजाम उल मुल्क जुनैदी के बारे में हम जानते हैं, जो कि वजीर बन जाते हैं इल्तुतमिश के। अब जो तजिक्स थे वो तर्क्स को उतने अच्छे या हायर स्टेटस से नहीं देखते थे, ऑब्वियसली नहीं देखते थे, एंड बिकॉज मेनी ऑफ देम वर कन्वर्टेड ऑब्वियसली। तो बिकॉज दे वर कन्वर्टेड, तो उनको उतना ज्यादा पोजीशन, उनको डाउन ट्रोडन की तरह, डाउन ट्रोडन भी नहीं तो एक उनको लोअर पोस्ट की तरह ही देखा जाता था। और टर्म जो वो बहुत पॉपुलर इस्तेमाल कर देते हैं उसे कहते हैं नविसान, जिसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेट हो आप, वॉरियर्स नहीं हो आप। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। लेट मी बोल्ड इट, ओके, फॉर यू पीपल। राइट। अब होता है कि एज सुन जो ट्राइब्स होते हैं वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू करते हैं, तो उनका जो ट्राइबल नेचर होता है कहीं ना कहीं वो वीक होना शुरू करता है। बट जो उनके पुराने एसोसिएशंस होते हैं, जो उनके पर्सनल बॉन्डिंग्स होती है, वो आज भी उतनी ही मजबूत होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें होता है वो होता है स्लेवरी। जो नौकर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं इस पीरियड के दौरान। जो स्लेव ट्रेड होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है। मलिक कफूर के बारे में आपने सुना होगा, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी की जो मूवी है पद्मावत, पर उससे रिलेटेड पद्मावत, जिसमें रणवीर कपूर के साथ मलिक कफूर को भी दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी ये समझ सकते हो कि स्लेव्स की इंपॉर्टेंस क्या रही। स्लेव्स ऑब्वियसली घर के काम के लिए और कई सारे फार्मिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए तो एम्प्लॉय किए जाते थे, बट कई सारे स्लेव्स ऐसे भी होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, जिनको लड़ाई करने के लिए, एज मिलिट्री चिफ्टन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसी वजह से उनकी ट्रेनिंग होती थी उतनी उसी लेवल की होती थी, जो राजा के बेटे या जो बादशाह के बेटे, ऑब्वियसली सुल्तान के बेटे होते थे, उनकी तरह ही उनको रखा जाता था, उनकी तरह ही उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो मैंने आपको तुर्कान चहलगानी की बात करी थी, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि ये टर्म जो था ये जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। और जियाउद्दीन बर्नी ने तुर्कान चहलगानी और चालीसा के तौर पे, इसके अलावा इसकी काउंटिंग में तो होता है 40। बट जब हम हिस्टोरिकल सोर्सेस को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये भी देखने मिलता है कि जरूर नहीं था 40 थे, नंबर्स हमें 25 या उससे कम भी देखने को मिलते हैं। सो ये चीज था। बट जियाउद्दीन बर्नी हमें ये भी बताते हैं कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होता अगर ये जो तुर्कान चहलगानी थे वो डिसिप्लिन में रहते। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करते थे, वो एक दूसरे से भी सर झुकाकर बात नहीं करते थे। वो अपने आप में एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी बोलते ना, वैसे रखते थे। बट ये बात भी बिल्कुल सच है कि जब हम तुर्कान चहलगानी जितने भी लोग थे, 25 30 40 जितने भी नंबर थे, उन सब में एक इक्वालिटी उस टाइम पे सुल्तान ने रखी, चाहे वो टेरिटरी या इक्ता को बांटना, मिलिट्री फोर्सेस को बांटना, ऑफिसेज को बांटना या ऑनर देना, सब में बराबरी का अधिकार दिया जाता था। तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, बट ऑब्वियसली उनके अंदर अपना इगोइस्टिक पर्सनालिटी था, तो वो झुका नहीं करते थे, वो साथ नहीं दिया करते थे, ये देखने मिलता है। अब रजिया जो थी वो पावर में भी आई, इसीलिए आई क्योंकि कई सारे प्रोमिनेंट नोबल जो उस टाइम पे थे वो रुकनुद्दीन को पसंद नहीं करते थे। अब रुकनुद्दीन को पसंद नहीं करते थे, रुकनुद्दीन कमजोर भी था, रुकनुद्दीन इनकैपेबल भी था, और रुकनुद्दीन ने अपना जो एक परंपरा कंट्रोल था ऑब्वियसली वो अपनी माँ के हाथों में छोड़ दिया, जो कि एक हायर एक्लियन से बिलोंग नहीं करती थी। शी वाज फ्रॉम लोअर ऑब्वियसली स्टेटस से। सो होता क्या था, उनको शुरुआती तौर से एक नीची नजर से ही देखा गया। जब उनके पास पावर आया तो उन्होंने उन सबसे बदला लेने की शुरुआत कर दी, एडवांटेज लिया इस पावर का, और उन सबसे बदलना शुरू की जिन्होंने उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, वैसे समझ सकते हो। अब धीरे धीरे ऑब्वियसली चीजें खराब होना शुरू हो गई, मंगोल का खतरा था ही था उस टाइम पे, और एक पूरा एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। रज़िया इस टाइम पे एडवांटेज उठाती है, रज़िया जाती है जामा मस्जिद, वहाँ पे लोगों से अपील करती है कि मेरी ज़िंदगी को खतरा भी है। मैं आप स ऑब्वियसली इल्तुतमिश जो उनके पिता थे, वो चाहते थे कि वो रानी बने। तो इस तरीके से एक पॉपुलर सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा मिला, एक इमोशनल कनेक्ट वो लोगों से कर पा रही थी। एंड क्योंकि एक काइंड ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट उन्होंने क्रिएट करवा दिया था, लोगों का एक रिवोल्ट क्रिएट करवा दिया था, तो एक एडवांटेज हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल एफिशिएंसी हम रज़िया के इस पॉइंट से देख सकते हैं। तो धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, अपने स्टांस को और मजबूत किया। मैंने बताया कि इल्तुतमिश का एक जेन्युइन जो एक माना जाता है एक सक्सेसर के तौर पे वो देखते थे, वो रज़िया को देखते थे, ना कि रुकनुद्दीन को। तो इस तरीके से देखा जाता है। रज़िया ने फिर हटाया, ने हटाया रुकनुद्दीन को। अब रुकनुद्दीन को हटाने के पीछे भी रज़िया ने खुद ही सारे काम नहीं करा, उनको भी सपोर्ट मिला कई सारे नोबल से, जो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि रज़िया को एज़ पपेट रूलर की तरह बना के चल सके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज़ रज़िया ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रूलर की तरह प्रेज़ेंट करना शुरू कर दिया था। एंड बाद में ऑब्वियसली इसकी वजह से उनको भी मार दिया गया था। सो होता क्या है, रज़िया को एंथ्रोन किया गया एंड उसने एडवांटेज लिया फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिटरी स्किल्स, क्योंकि उससे ये बात भी बहुत अच्छे से पता था रज़िया को कि बिकॉज़ वो एक लेडी है,
प्लस क्योंकि उनको एक पपेट की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि उनको कोई पावरफुल नोबिलिटी फोर्सेस का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो है वो खुद पे है। उनकी मिलिट्री स्किल्स, उनकी जो खुद की इनेट स्किल्स है, पॉलिटिकल मिलिट्री स्किल्स है, वही उनको मदद करेगी अपने रूल को स्टैब्लिश करने में और अपने रूल को आगे फर्दर एक्सपैंड करने में। मिनास और सिराज ने ये बात बिल्कुल कहा था कि जो किंगडम था वो पैसिफाइड हुआ, वो उसको पूरी तरह से एकत्रित करने की कोशिश की गई, एंड पावर जो था स्टेट का वो एक्सटेंड हुआ, बहुत ज्यादा फैला गया, लखनौती से देवाल, एंड जितने मलिक सो जितने भी अमीर थे वो अपना एक सबमिशन दे देते रजिया की तरफ कि हम आपके ही सेवक हैं, इस काइंड ऑफ समझ सकते हो। रजिया में एक चीज खासियत ये भी थी कि रजिया ने बोला था कि मैं वो एक पुराना जो सोच है कि और पर्दा के पीछे रहना और चेहरा छुपा के रखना, दरबार में नहीं आना, घोड़सवारी नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, ये चीजें वो नहीं मानती थी। वो दरबार भी आती थी, फेस भी दिखाती थी, वेल ऑब्वियसली सुबह होते कि चेहरा छुपाना उससे नहीं करती थी, कपड़े के पीछे लड़ाई घोड़सवार भी करती थी, हाथी पे सवार करती थी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलता है। मेनली ये घोड़े पे सवारी और हाथी पे सवारी जो है वो डिबेटेबल इसलिए आता है कि बिकॉज जब हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करते हैं कि जब कॉन्स्पिरेसी होना शुरू करता है रजिया के अगेंस्ट में, क्योंकि ओवैसे कई सारे सेक्शनल सोसाइटीज थे उस टाइम पे, स्टेट के थे जो रजिया को एज अ रूलर नहीं देख रहे थे। वन ऑफ द रीजन बिंग कि वो एक ऑर्थोडॉक्स जो आइडियोलॉजी होती है कि चेहरा छुपाना है, दरबार में नहीं आना है, सो एंड सो फोर्थ, वो चीज़ वो मानती नहीं थी, एंड एज अ मेल वो परफॉर्म करने की कोशिश करती थी, प्रेजेंट करने की कोशिश करती थी खुद को। उसके साथ साथ बात करें तो कहीं ना कहीं डिसीजंस भी और पावर कंसोलिडेशन अपने हाथों में कर दिया था उसने, तो उसके से कहीं ना कहीं उसको रिवोल्ट फेस करना पड़ा। एंड हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली कई सारे कॉन्स्पिरेसीज भी आना शुरू की, कई सारे प्लॉटिंग्स भी होना शुरू की। मालिक याकूत था, उसका अबिसिनियन हबसी स्लेव था, ओवैसी अबिसिनियन से आया हुआ था, एंड उससे बनाया गया था अमीर अखूर, जो बेसिक रॉयल अस्तबल होता है उसका एक इंचार्ज के तौर पे। तो वो कहीं ना कहीं उससे भी जो रिश्ते थे रजिया को, उसको एक नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश की गई कि एक काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है। याकूत उनको उसको पकड़ कर घोड़े से उतारता है, दैट मीन्स वो को नहीं क्या चाहता कि वो टच करते हैं। बट ऐसा कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में हमें देखने को नहीं मिलता। कई बार ये भी बताया गया है कि रजिया घोड़े में तो सवारी करती ही नहीं थी, वो हाथी में आती थी। तो ये कहना कि याकूत टच करता था, इट वाज ऑल लाइक रॉन्ग, राइट? ये चीज हम देख सकते हैं। ठीक है। अब मेजर डिससेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली हुआ, और कई सारे धीरे धीरे देखे तो हमें ऑब्वियसली एक रिबेलियन देखने को मिलता है, पहला रिबेलियन लाहौर के साइड से देखने मिलता है, जहाँ पे वहाँ के गवर्नर थे कबीर खान, उन्होंने रिवोल्ट करा था। अब यहाँ पे भी कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे वो प्रोवोक कर रहे थे उन सारों को, नोबिलिटीज को, गवर्नर्स को, जो कि आप कैसे विमेन के रूल के अंडर आ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी, एंड उसमें कई सारे जो थे प्रोवोक होके भी प्रेजेंट लड़ाई करने आ रहे थे। कबीर खान उसमें अच्छे एग्जाम्पल है। और हाउ उनको हरा दिया गया, उनको सबमिशन करवाया गया रजिया के बहादुर इनके मिलिट्री स्किल्स के, उन्होंने उसको हरा दिया। अल्तुनिया केस थोड़ा सा यूनिक है, बिकॉज अल्तुनिया के ऊपर उस दिन अल्तुनिया से शादी हुई है, ये हम सब जानते हैं। तब हिंद के गवर्नर थे। बट कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इल्तुतमिश कहीं ना कहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जब रजिया बनेगी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड उस केस में उनके पास ऑब्वियसली एक सपोर्ट होना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने अल्तुनिया से रिक्वेस्ट की थी। ये कई सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि आप शादी कर ले रजिया से और बाद में आप रूल करें। तो ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट हमें इतना पता है कि रजिया को पहले इम्प्रिजन किया जाता है, रजिया के बाद में शादी होती है अल्तुनिया से, और फिर अल्तुनिया के साथ वो एक रेड करने की कोशिश करती है दिल्ली के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ही उनका असैसिनेशन हो जाता है। कई सारे बोलते हैं कि उनको रास्ते में ही ट्राइब्स लुटेरों ने मार दिया था, डेकॉइट्स ने मार दिया था, कुछ बोलते हैं असैसिनेशन हुआ था। तो अगेन ये डिबेटेबल एस्पेक्ट है। बट हाँ, ये चीज है कि उनका असैसिनेशन हो जाता है, इस तरीके से रजिया का चैप्टर भी वहां पे क्लोज हो जाता है। मिनाज होते हैं वो बिल्कुल ये प्रेस करते हैं कि रजिया में हर एक वो खासियत थी जो कि एक राजा के पास होनी चाहिए। एक सोवरेन राजा के पास होना चाहिए। वो बहादुर थी, वो दयालु थी, वो जस्टिस अच्छा देती थी, बट एक ही कमी थी उसमें कि वो एक औरत थी। आरपी त्रिपाठी ये कहते हैं कि जो इल्तुतमिश का पूरा एक फैमिली का एक हिस्ट्री हम देखते हैं तो उसमें ये था कि आपका लड़ाई हो रहा है क्राउन के लिए, क्राउन का और पीयर्स का, जो रिलेटिव्स है, जो जान पहचान वाले, क्यों? क्योंकि सबको पावर कंट्रोल करना है, सबको अपने हाथ में पावर चाहिए। तो ये कहानी है रजिया की, और दो अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ सेक्शन और बाकी है। इसके बाद हम चलेंगे इनके सक्सेसर्स, एंड देन ऑब्वियसली बलबन, बलबन के बाद खिलजीज, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको इससे थोड़ी सी मदद मिली हो तो रिक्वेस्ट यू और टू प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक्स को शेयर करें। अगर किसी तरह की डाउट हो जरूर मुझे बताएं। आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपने डाउट्स को, या फिर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल।
इन सीरीज की वीडियो सीरीज की पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो पे मिल जाएंगी। और टू ऑल दोस्त जो ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन कौन से सोर्स मटेरियल्स को इस्तेमाल करता हूँ, कौन कौन से लैपटॉप कैमरा वगैरह सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको परचेज करना हो तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। ऑल्सो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, सो दैट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, तो जब भी आप नए वीडियो लेक्चर अपडेट होंगे, अपलोड होंगे, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड डोंट फॉरगेट, किसी तरह का डाउट हो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।